हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ब्राइट कंसेप्ट क्लासेज में। यदि क्लास 8वीं में आप पढ़ते हैं और राष्ट्रीय ऐसा मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हैं। तो आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं नागरिक शास्त्र पढ़ाने वाले हैं, जो कि शैक्षिक योग्यता परीक्षा में पूछा जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसका पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देखिए और उसके बाद ये पार्ट 2 कंटिन्यू करिए। ठीक है, चलते हैं आज के वीडियो पे। देखिए, पहला जो इसमें क्वेश्चन है ये नागरिक शास्त्र का पार्ट 2 है। आपको फिर से बता दे कि यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि पार्ट 1 आप देखें, उसके बाद पार्ट 2 को कंटिन्यू करें। ठीक है, नागरिक शास्त्र का हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करने वाले हैं, जो कि सीधे आपके परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, डायरेक्ट सवाल आपके परीक्षा में पूछा जाएगा और हम कंसेप्ट भी इसके साथ वो सब बताएंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बताएंगे और उसके साथ ही कंसेप्ट भी बताएंगे। चलिए हम प्रश्न की तरफ। देखिए, मेरे सामने क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान को किसने लिखा है? भारत के राष्ट्रगान को किसने लिखा है? ऑप्शन देख लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद्र या इनमें से कोई नहीं। आप ये चीज बहुत शुरुआत से पढ़ते होंगे, अभी तो आप 7वीं 8वीं में है। इससे पहले ही आप ये जानते होंगे कि राष्ट्रगान को किसने लिखा है। किसने लिखा है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? यानी कि जो 28 राज्य है इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर बनाया गया था, सबसे पहले बनाया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। बताइए कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वो था आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1953 ईस्वी में। ठीक है, 1953 ईस्वी में बना था। कौन सा? आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, 1953 ईस्वी में। आपको ईस्वी भी याद रखना है। ठीक है, 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पे पहला राज्य बना था, जो कि आंध्र प्रदेश था। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज में बने चक्र में तिल्लियों की संख्या कितनी है? आप जो झंडा में बीच में देखते हैं अशोक चक्र है, उसमें कितना तिल्ली होता है, कितना लाइन होता है, ये आपको बताना है। ऐसे ऐसे करके जो लाइन होता है वो कितना होता है, टोटल लाइन का संख्या कितना होता है? लाइन, इसी को हम बोलते हैं क्या? तिल्ली बोलते हैं। ठीक है, लाइन को ही तिल्ली बोलते हैं। बताइए कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने तिल्ली होते हैं? कितने होते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, 26, 24, 28 या 30। 26, 24, 28 या 30, क्या सही उत्तर हो जाएगा? ये भी आप सही गेस किए हैं, आपको पता है ये चीज। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 24 तिल्ली होता है टोटल। ठीक है, क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां है? जिसको हम क्या बोलते हैं? WHO। वर्ल्ड, W से हो गया वर्ल्ड, S से हेल्थ, HEALTH, हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ है इसका मुख्यालय? ऑप्शन देख लीजिए, जेनेवा, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन 3 न्यूयॉर्क या ऑप्शन 4 रोम। जेनेवा, लंदन, न्यूयॉर्क या रोम। बताइए WHO का मुख्यालय कहाँ पे है? देखिए, इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1 जेनेवा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा WHO का मुख्यालय? ये हो जाएगा जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है स्विट्जरलैंड देश में। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन देखिए अगला, 5वां नंबर है, भारतीय संविधान जो है इसको बनाने में कितना समय लगा? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? पार्ट 1 जब हम किए थे वहां पे एक क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में। ठीक है,
उस क्वेश्चन को हम यहाँ पे इंक्लूड कर चुके हैं, उसका आंसर भी आप यहाँ से समझ जाएंगे क्या होगा। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? ऑप्शन देखिए, 2 वर्ष 7 महीना 23 दिन। 2 वर्ष 7 महीना 23 दिन, क्या ये सही उत्तर होगा? देख लेते हैं और ऑप्शन। दूसरा है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तीसरा 2 वर्ष 11 महीना 14 दिन। चौथा है 2 वर्ष 11 महीना या 23 दिन। बताइए कि क्या सही उत्तर हो जाएगा। आपको बता दे कि ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, इतना समय लग गया था भारत का संविधान बनाने में। ये एक बहुत ही लंबा समय है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, इतना समय लग गया था भारत के संविधान बनाने में। तब जाकर के अभी जो देश पे जो संविधान लागू है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जो अभी तक चलता आ रहा है, इतना वक्त लगा था बनाने में। क्लियर हो गया आपको? चलिए अगले प्रश्न पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की आत्मा कही जाती है। भारतीय संविधान की आत्मा किसको कही जाती है बताइए। ऑप्शन है प्रस्तावना को, ऑप्शन 2 मूलाधिकार को, ऑप्शन 3 नीति निर्देशक तत्व को, या ऑप्शन 4 इनमें से सभी को। किसको भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को, मूलाधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को, या इनमें से सभी को। आपको बता दे कि ऑप्शन नंबर 1 जो है प्रस्तावना, जो आपके पाठ्य पुस्तक में भी, यदि आप गवर्नमेंट यानी कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो पाठ्य पुस्तक में पढ़े होंगे, वो जो प्रस्तावना लिखा रहता है, हम भारत के लोग भारत को, आपके विद्यालय में भी करवाया जाता होगा। ये आप जब सुबह में स्कूल जाते होंगे तो वहां पे जब प्रार्थना करवाया जाता है तो उसके साथ साथ प्रस्तावना भी करवाया जाता है। ठीक है, वहां पे इसी चीज को हम दोहराते हैं। किसको? हम भारत के लोग भारत को। और यही जो पूरा लिस्ट है, ये क्या है? ये प्रस्तावना है, जिसको क्या कहते हैं? भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रस्तावना को। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल। दूसरा जो ऑप्शन था वो था मूलाधिकार। कुछ आपको मूल अधिकार मिला है संविधान के थ्रू, वही ऑप्शन है मूलाधिकार, जो कि आत्मा नहीं है। ठीक है, आत्मा है प्रस्तावना। क्लियर है? चलिए हम अगले प्रश्न पे। 7 नंबर देखिए, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? सबसे पहले समझिए कि अंगीकार का मीनिंग क्या होता है। अंगीकार का अर्थ होता है कि स्वीकार कर लेना। क्या मीनिंग होता है? स्वीकार कर लेना, कि एक्सेप्ट कर लिया गया है कि अब जो बन गया है संविधान में, जो बन गया है वो अप टू डेट है, वो एकदम शानदार है। अब ये एक्सेप्ट कर लिया गया है और जब हमको लागू करना है तब हम लागू कर देंगे। यानी कि फाइनली जो है ना, वहां पे सबके द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, उसका मीनिंग होता है अंगीकार। अंगीकार का मतलब आपको समझ में आ गया? ऑप्शन देखिए आप क्या सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 31 दिसंबर 1949। आप ये बात जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को, ये 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हो गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। तो इसके बाद तो स्वीकार वाला बात नहीं हो सकता, स्वीकार होगा इससे पहले ही होगा। ठीक है, स्वीकार क्या होगा? इससे पहले ही होगा। ऑप्शन 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, ऑप्शन 2 देखिए, ये बिल्कुल सही है। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? भारतीय संविधान जो बना था उसको संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। चलिए हम अगले प्रश्न पे। ये चीज उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। यदि कोई भी कंसेप्ट में आपको दिक्कत रह जाता है, या कुछ भी लगता है कि आपको गलत है या कुछ कंफ्यूजन रहता है, तो वो चीज आप हमें कमेंट में बताएंगे, वो चीज आपका सुधार कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी कंसेप्ट आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, जो भी हम समझाते हैं A to Z आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कोई डाउट रहता है तो हम दोबारा उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन देख लीजिए।
ब्रिटेन, भारत, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका? ब्रिटेन, भारत, कनाडा या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका आंसर आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान है, भारत का संविधान किस टाइप का है? इसका मतलब ये पूछना चाह रहा है भारत का संविधान किस टाइप का है। ऑप्शन देखिए, अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कठोर कम और लचीला अधिक, कठोर अधिक, लचीला कम। क्या हो जाएगा इसका सही? आप बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कठोर कम, लचीला अधिक। देखिए पहला जो ऑप्शन है अत्यंत लचीला, लचीला मतलब हम ऐसे लिबा करके तो नहीं देखेंगे कि वो लचीला है कि नहीं, और ये भी तो नहीं देखेंगे कठोर है कि नहीं, यानी कि टूट नहीं रहा है तो कठोर है कि नहीं। कैसे हम जांचेंगे कि संविधान जो बना है वो कठोर और लचीला किस तरह का है? ये डिसाइड ऐसे किया जाता है कि संविधान में जो चीज लिखा हुआ है उसको बदलना कितना आसान है। ठीक है, कुछ चीज संविधान में, भारत के संविधान में जो लिखा हुआ है वो नाक रगड़ के आप मर जाइएगा लेकिन उसको बदल नहीं पाइएगा। ठीक है, उसको बदलने के लिए दोनों सदन से पास करना पड़ेगा, लोकसभा से, राज्यसभा से, उसके बाद जो 28 राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां से भी पास करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उस चीज को बदल पाइएगा। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसको हम क्या करते हैं, सिर्फ सदन जो कि लोकसभा राज्यसभा वहीं से पास करके उसको हम बदल देते हैं। इससे क्या समझ में आता है कि भारत का जो संविधान है ये दोनों चीज का मिक्स है, यानी कि कठोर भी है, कुछ चीज को हम आसानी से नहीं बदल सकते। इसका मतलब है कि कठोर है और कुछ चीज को जो है हम बदल सकते हैं, दो ही सदन से सिर्फ पास करके उसको बदल सकते हैं, यानी कि लचीला भी है। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, या तो 3 जाएगा या 4 जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 कैंसिल हो गया। ऑप्शन 3 4 में क्या होगा ये बताइए? कठोर कम, लचीला अधिक या कठोर अधिक, लचीला कम। देखिए इसका जो सही सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कठोर अधिक, लचीला कम। इसका जो मुझे लग रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 3 भी थोड़ा मिलता जुलता है, कठोर कम है इसमें, लचीला अधिक है, यहाँ पे है कठोर अधिक, लचीला कम। अभी हम 4 के साथ जा रहे हैं, इसको हम रीवेरीफाई करेंगे। ठीक है, ये बात आप समझ चुके हैं कि भारत का जो संविधान है इसमें कठोरता भी है और लचीलापन भी है। ये कैसे पता चलता है कि संविधान में हम कोई चीज बदलना चाहे तो हम किस तरीके से बदल सकते हैं, क्या बदलना आसान है, क्या बदलना भारी है, इस चीज से हमें पता चलता है कि कठोरता और लचीलापन कैसा है। ठीक है, अभी हम 4 नंबर के साथ जा रहे हैं, इसको हम रीवेरीफाई करेंगे एक बार। चलिए हम अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? अब देख लीजिए भारत के संविधान पे कितना ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नागरिक शास्त्र जो है आपका, इसमें बहुत ही ज्यादा संविधान से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 3 या 4? भारतीय संविधान में कितनी सूची है? आपको बता दें कि टोटल 3 सूची है। कितनी है? 3 सूची है। कौन सब है वो देख लीजिए। एक है संघ सूची, क्या है? संघ सूची। दूसरा है राज्य सूची, दूसरा राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। तीसरा क्या है? समवर्ती सूची है। तीसरा है समवर्ती सूची। आप तीनों नाम देख सकते हैं यहाँ पे। पहला हो गया संघ सूची, दूसरा हो गया राज्य सूची और तीसरा हो गया समवर्ती सूची। ये सूची क्यों बनाया गया है? सूची यदि 3 बनाया गया है तो इसका क्या उद्देश्य है? कुछ तो उद्देश्य होगा। देखिए अब उद्देश्य क्या है। संघ सूची में जो भी चीज आएगा उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। ठीक है, कानून कौन बनाएगी? केंद्र सरकार बनाएगी। वैसे ही राज्य सूची में जो भी टॉपिक आएगा उस पर जो कानून बनाना होगा वो राज्य सरकार बनाएगी, और समवर्ती सूची में जो भी टॉपिक आएगा उस पर कानून जब भी बनाना होगा तो दोनों सरकार बना सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। ये बात आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, सूची टोटल कितना होती है? 3। ठीक है, तीनों का नाम आपको पता है, ये भी बता दिया है कि किस पे कानून कौन बनाता है। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे।
11 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत के संविधान में आप जानते हैं कुछ मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, मूल कर्तव्य उसमें है। आप बताइए कि ये किस देश से प्रभावित होकर लिया गया है, किस देश से ये उठाया गया है? ऑप्शन है आयरलैंड, ऑप्शन 2 है अमेरिका, ऑप्शन 3 फ्रांस या ऑप्शन 4 पूर्व सोवियत संघ, जिसको हम यूएसएसआर बोलते हैं, यूएसएसआर। ठीक है, हिंदी में पूर्व सोवियत संघ। आप यदि इसका उत्तर जानते हैं तो बताइए कि क्या उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर होगा 11 का 4 नंबर यूएसएसआर। ठीक है, यानी कि पूर्व सोवियत संघ। कहां से लिया गया था मूल कर्तव्य? मूल कर्तव्य लिया गया था यूएसएसआर से। क्लियर है यह चीज? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 18, 20, 22, 24। जैसे आप कोई भी किताब पढ़ते हैं वहां पे चैप्टर वाइज बनाया रहता है। किताब जब पढ़ते हैं तो क्या होता है कि चैप्टर अध्याय दिया रहता है 1, 2, 3, 4। ऐसे ही जो संविधान अपना बुक है, संविधान का जो किताब है, उसको क्या किया गया है? कुछ भाग में डिवाइड किया गया है। तो समझिए ये चीज क्या है? संविधान का चैप्टर है ये। ठीक है, संविधान का चैप्टर है। बताइए कि कितना भाग है संविधान में? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 22। ठीक है, संविधान में कितना भाग है? 22 भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का कहां पे उल्लेख किया गया है? ऑप्शन देखिए, तृतीय भाग में, ऑप्शन 2 चतुर्थ भाग में, ऑप्शन 3 द्वितीय भाग में, ऑप्शन 4 नवम भाग में। चारों ऑप्शन में से बताइए कि किस ऑप्शन में, किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्व को हम इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये जो है ये चतुर्थ भाग में इस चीज का वर्णन किया गया है। चतुर्थ भाग जो है इसमें उल्लेख किया गया है, जो कि आपको आगे बताया भी जाएगा। जब हम टॉपिक कवर करेंगे उस वक्त आपको A to Z वहां भी डिटेल में बताएंगे। अभी हम जितना क्वेश्चन के साथ थ्योरी को कवर कर सकते हैं वो कवर करेंगे, और बाद में इसका जब हम कंसेप्ट बताने लगेंगे तो कंसेप्ट में A to Z आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? आप जानते हैं कि संविधान के थ्रू आपको कुछ फंडामेंटल राइट मिला है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल अधिकार, जिसकी कुल संख्या कितनी है? 6 है। टोटल फंडामेंटल राइट आपको मिला हुआ है 6। ठीक है, अब बताइए कि ये किस भाग में इसका उल्लेख है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि भाग 3 में इसका मूल अधिकार का उल्लेख किया हुआ है। क्लियर है यह चीज? देखिए अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? आप देख रहे हैं बैक टू बैक भाग पे पूछा जा रहा है, यानी कि संविधान को जिस चैप्टर में डिवाइड किया गया है वो चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वजह से भाग आपको याद रखना काफी जरूरी है। बताइए किस भाग में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन 1 है भाग 4 में, ऑप्शन 2 है भाग 4 का क में, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्ट 4A। पार्ट 4A ऐसे भी लिख सकते हैं, या पार्ट 4A। ठीक है, भाग 4 में, भाग 4 क में, भाग 3 क में या भाग 17 में? आपको यदि पता है कि किस भाग में है तो बताइए। ऑप्शन देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वो आपको बताते हैं। ये हो जाएगा भाग 4
क में, ठीक है, भाग 4 क में, जिसको पार्ट 4A भी बोलते हैं। इसमें क्या है, मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। मूल कर्तव्य जो भी होते हैं 11 मूल कर्तव्य है, जो कि भाग 4A में बताया गया है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, कितना हो जाएगा, 8, 10, 12 या 14? ऑप्शन आपके सामने है, 8, 10, 12 या 14। टोटल कितना अनुसूची हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 12, ठीक है। कितना अनुसूची है? 12 अनुसूची है भारतीय संविधान में, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के कितने सदन है? यदि आप थोड़ा भी लोकसभा राज्यसभा सबके बारे में यदि जानते होंगे, इलेक्शन वगैरह के बारे में जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि भारतीय संसद के कितने सदन है। संसद के कितने सदन है? संसद में आ जाता है 2 सदन। क्या होता है संसद में? 2 सदन होता है। एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है राज्यसभा। संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है निम्न सदन, इसको बोलते हैं निम्न सदन। और राज्यसभा को बोला जाता है उच्च सदन। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, उच्च सदन। राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं उच्च सदन, ठीक है। आप यहां से समझ चुके हैं कि संसद में 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन और राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन। आपको बता दें कि लोकसभा में जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो होते हैं 5 साल के लिए, और राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं वो होते हैं 6 साल के लिए। बात दोनों आपको क्लियर हो चुका होगा। राज्यसभा में जाते हैं 6 साल के लिए और लोकसभा में 5 साल के लिए। किसको निम्न सदन कहते हैं, किसको उच्च सदन कहते हैं, ये चीज आपको क्लियर हो चुका होगा। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सब चीज आपको उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संसद का अस्थायी सदन है। आप जान चुके हैं संसद में 2 सदन होता है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। यदि पूछ रहा है कौन सा अस्थायी सदन है, तो इसी दोनों में से कोई एक आंसर होगा। लोकसभा, राज्यसभा, 1 एवं 2 दोनों, और इनमें से कोई नहीं। आपको बता दे कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा ये है अस्थायी सदन। राज्यसभा अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन का मतलब क्या होता है? अस्थायी सदन का मतलब होता है कि ये कभी भंग नहीं होता है, ये कभी भंग नहीं होता, ये चलता रहता है, ठीक है। राज्यसभा जो है ये चलता रहता है, कभी ये बंद नहीं होता है, ये भंग कभी भी नहीं होता है। क्लियर है आपको? लोकसभा प्रत्येक 5 साल पर क्या होता है, ये भंग हो जाता है। आप देखते होंगे जब प्रधानमंत्री चुनना होता है उस समय सांसद का इलेक्शन होता है। सांसद जो होता है वो लोकसभा का ही होता है। आ गया समझ में? तो आपको याद रखना है कि अस्थायी सदन कौन सा है? अस्थायी सदन राज्यसभा है, ठीक है। 19 नंबर देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन 2 अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन 3 मनोनयन द्वारा, ऑप्शन 4 कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। आप इस चीज से भी इसका अनुमान लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति का इलेक्शन जब होता है तो आपके घर में बूथ तो होगा, आपके घर के आसपास बूथ होगा। और अभी आप बिहार में हैं, आप जानते हैं कि बिहार में अभी इलेक्शन का दौर है। अभी जो इलेक्शन होना है इसमें क्या चुनना है? मुख्यमंत्री बनाना है। मुख्यमंत्री बनाना यानी कि यहाँ पे कौन मुख्यमंत्री बनाते हैं? विधायक बन के जाते हैं और वही चुनते हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है। आप अभी किसका इलेक्शन कर रहे हैं? विधायक का कर रहे हैं। किसका चुनाव कर रहे हैं? अभी विधायक का चुनाव कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप कर रहे हैं विधायक का चुनाव। विधायक का चुनाव जब होता है तो इससे बनता है क्या? मुख्यमंत्री बनाया जाता है, मुख्यमंत्री बनता है इससे, ठीक है। और जब आप संसद चुनते हैं, सांसद जब आप चुनते हैं तो सांसद से क्या होता है? सांसद से बनता है प्रधानमंत्री, ठीक है। सांसद से बनता है। ये सब आगे जाकर के ये अपने में से सेलेक्ट करते हैं कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है। जब आप सांसद का चुनाव में वोट देते हैं तो वहां से क्या बनता है?
प्रधानमंत्री बनता है, विधायक में देते हैं तो क्या बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। कभी भी आप अपने आसपास ये नहीं देखे होंगे कि आपके बूथ पे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ हो, राष्ट्रपति के लिए आप वोट करने गए हो, ऐसा नहीं हुआ होगा। जब इलेक्शन होगा तो आप उस वक्त नजर बना के देखिए किस चीज का इलेक्शन हो रहा है, या विधायक का इलेक्शन है या सांसद का इलेक्शन है। यदि सांसद का इलेक्शन है तो उस वक्त प्रधानमंत्री बनेगा, विधायक का इलेक्शन है तो मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट हम लोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग नहीं करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से मतलब होता है कि डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। मनोनयन द्वारा, क्या कोई किसी को उठा के लाता है सीधे राष्ट्रपति बना देता है? द्रौपदी मुर्मू जी जो अभी राष्ट्रपति है, क्या कोई लाया उसको और डायरेक्ट राष्ट्रपति बन गई हो? ऐसा नहीं हुआ, इसमें वोटिंग किया गया। वोटिंग किया गया किसके द्वारा? वोटिंग किया गया है दोनों संसद में जो निर्वाचित सदस्य है। दोनों संसद आप जानते हैं कि लोकसभा है और राज्यसभा है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। इसमें जो निर्वाचित सदस्य जो चुन के गए हैं वो इसमें वोट करते हैं। इसके साथ ही जो स्टेट है और केंद्र शासित प्रदेश है, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्य, यह चीज उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रपति के लिए कौन सा वोट करते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, उसके बाद साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्य, ये सब मिलकर के किसके लिए वोट करते हैं? वो करते हैं राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, राष्ट्रपति का जब इलेक्शन होता है तो आम जनता उसमें वोट नहीं करती है। प्रत्यक्ष रूप से कैंसिल हो गया, मनोनयन भी कैंसिल हो गया। इसका जो चुनाव होता है वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रूप से होता है? वो होता है अप्रत्यक्ष रूप से। ये चीज उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? प्रश्न आप देख चुके हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ऑप्शन है आपके सामने 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष। ऑप्शन 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या 3 वर्ष। जब भी राष्ट्रपति को चुना जाता है तो कितने वर्षों के लिए चुना जाता है, ये आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क में। क्वेश्चन क्या है? होमवर्क में। और आपको क्लियर पता है कि होमवर्क में आंसर कैसे करते हैं। यहाँ पे वहां पे आंसर करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है। यदि लगता है ऑप्शन ए होगा तो ए लिखेंगे लास्ट में, यदि लगता है बी होगा तो बी लिखेंगे, सी लगेगा तो सी, या डी लगेगा तो डी। इस तरीके से आप वीडियो जब पूरा देख लेंगे तो लास्ट में कमेंट करके हमें बताएंगे कि 20 नंबर क्वेश्चन का क्या सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको बता दें कि अभी यदि आप ब्राइट कंसेप्ट क्लासेस के व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहां जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट देना होता है या जब भी हमें टेस्ट और लैब कंडक्ट करना होता है तो वो वहां पे बताया जाता है। आगे आपके लिए टेस्ट जो है, टेस्ट टेलीग्राम पे ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वहीं पे आप आंसर करेंगे और आपका रिजल्ट भी वहीं दिखाया जाएगा। तो इस वजह से आप मेक श्योर करें कि डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करें। ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, वो भी जल्द आ जाएगा। वीडियो को करते हैं हम समाप्त। जय हिंद।